गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार आप लोगों को स्टडी फॉर वर्ल्ड चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए, हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही हैं। पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था, क्योंकि आप देखिएगा कि सिंधु घाटी स्थल जो मिला सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे मिला था, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि सरस्वती नदी हो, रावी नदी हो, भोगवा नदी हो, बहुत सारा स्थल नदियों पर मिला। लेकिन ये विद्वानों के बीच ये विमर्श का मुद्दा उठा कि क्या सिंधु नदी के नाम पे रखना चाहिए। तो एक नदी के नाम पर अगर कोई रहता तो उसको मतलब कि नाम दे दिया जाता, लेकिन विद्वानों ने कहा कि नहीं, अब इसे हम एक जिस पहला जहाँ स्थल पर मिला था उसी के नाम पे इसको रखा जाए। जैसे उसे लोथल थी, आपको दिखेगा कि हड़प्पा नामक स्थल पे मिला था, इसलिए इसे फिर विद्वानों ने इसे हड़प्पा कालीन स्थल नाम दे दिया। हाँ ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया, ये कह सकते हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने होगा, ये डायग्राम है इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं। उसमें मांडा आपको देखिए जम्मू कश्मीर में मिलेगा, रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा, उसके बाद राखीगढ़ी और बनमाली आप देख सकते हैं हरियाणा में मिलेगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद फिर आप नीचे चले आइए, देखिए दैमाबाद है आपको महाराष्ट्र में है, और भगत राव गुजरात में। ऐसे में देखिएगा तो गुजरात से बहुत सारा स्थल मिला है। देखिए भगत राव गुजरात से मिला है, लोथल भी गुजरात से मिला है, रंगपुर गुजरात से मिला है, रोजदी गुजरात से मिला, सुरकोटदा गुजरात से, धौलावीरा गुजरात से, देसलपुर गुजरात से। और उसके बाद देखिएगा कि आप इधर पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं, जैसे कि चनहुदड़ो है पाकिस्तान में है, सुतकांगे डोड़ भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, इत्यादि बहुत सारे स्थल। एक स्थल आपको सुतगोई भी है, देखिएगा ऊपर सबसे अथी में होगा, मंडा के बगल में होगा, वो अफगानिस्तान में मिला हुआ है, सुतगोई अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसे डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। हम जितने भी मतलब कि हिस्ट्री है, हम जितने भी आपको मैंने हिस्ट्री जो भी एंशिएंट अभी शुरू किए हैं, मॉडर्न मिडिवल शुरू करेंगे, उसके बाद मॉडर्न पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर आप लोग कहिएगा तो ओल्ड भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम जितने भी यहाँ फॉर्मेट पढ़ाएंगे हम उसमें आपको बता दें कि हम सभी डायग्राम के माध्यम से ही आपको स्टडी कराएंगे, ज़्यादा उसमें डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं ना, तो इसको अगर कहानी आपको याद है तो उसको डायग्राम से लोग नहीं उसको मतलब कि लिख पाते हैं, तो इसलिए हम डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। आप सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर हम आपको डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं और आप सुन भी सकते हैं। और देखिए स्पीड थोड़ा सा धीमा होगा तो आप मोबाइल का स्पीड होता है वो बढ़ा लीजिएगा, और तेज़ी में भी सुन सकते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सब उसको परिचय में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि परिचय में इसे देखिए प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं इसे,
लेकिन आप इसको क्या कीजिए, परिचय के नीचे डायग्राम 3 बांट दीजिए उसको। सबसे पहले खोज, खोज किसने किया, सबसे पहले मुद्दा ये उठ जाता है। तो सबसे पहले खोज, खोज में दे दी, पहले एक डायग्राम बना लीजिए। चलिए आप लोग कॉपी पेन खोलकर उसको एक डायग्राम बनाइए, लिखिए उसमें परिचय, परिचय के बाद खोज लिख लीजिए, खोज के बाद एक लिखिए प्रथम उत्खनन, ठीक है। उसके बाद देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण हो गया। उसके बाद उद्भव एवं विस्तार, ठीक है। उसके बाद सभ्यता का नामकरण। हम इसको 5 पार्ट में इसको बांट के देखेंगे। चलिए पहला पार्ट है हम लोग का खोज। खोज देखिएगा कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन द्वारा 1826 में ध्यान आकर्षण किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम खोज में ही लिखवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा नामक स्थल से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध। तीसरा पॉइंट, गॉर्डन चाइल्ड द्वारा इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के तौर पर मान्यता दिया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक साक्ष्य एवं स्थल खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि सर्वप्रथम उत्खनन, उत्खनन लिखिए और उत्खनन में पहला लिखिए पॉइंट, जॉन मार्शल के निर्देश में वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। दूसरा, वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, ठीक है। अब चलिए विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण कैसे किया गया। जैसे फेयर सर्विस है, फेयर सर्विस महोदय ने कहा कि 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, मतलब ये बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, इसको बीसी और एडी में बांटा जाता है। जैसे ईसा मसीह थे तो ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी में और बाद में एडी में गिना जाता है। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट हो गया, एडी माने एरोन डोमिनियन हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरे विद्वान का नाम लेते हैं। जैसे डीपी अग्रवाल साहब हैं, वो बताए थे कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा है सीजे गैट, जो 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताते हैं। मार्टिन व्हीडलर साहब हैं, 2500 से 1500 ईसा पूर्व बनाते हैं। अर्नेस्ट मैंके हैं जो 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताते हैं। डेल्स 2900 से 1900 ईसा पूर्व बताते हैं। जॉन मार्शल हैं 3250 से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। माधव स्वरूप वत्स हैं 3500 से 1700 ईसा पूर्व बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपको रेडियो कार्बन जो होता है C40, वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण यही है। चलिए उद्भव एवं विस्तार पे देखते हैं। उद्भव और विस्तार में पहला पॉइंट, पूर्व हड़प्पा काल जो है 3500 से 2600 ईसा पूर्व कोटजी में है। दमसाब है, आमरी है, नाल एवं शीशवाल है, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा काल जो है उसको 2600 से 1900 बीसी मानते हैं, जिसमें आपको मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा ये 7 स्थल आते हैं। ये काफ़ी विस्तृत हो, देखिएगा कि समय के अनुसार धीरे धीरे विस्तृत होते गए हैं नगर काफ़ी।
उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व जो है रोजदी है, गुजरात में राखी गढ़ी है, हरियाणा रंगपुर है। राखी गढ़ी और धौलावीरा दोनों उपयुक्त तीनों अवस्थाएं में पाई गई हैं। मतलब कि ये है कि वहाँ से कुछ ऐसे वस्तुएं जो मिले हैं, जैसे कुठार हो गया, बहुत कुछ वस्तुएं भी हैं, चाहे जो भी हैं वो मिले हुए हैं। ये तीनों स्थल से ही तीनों कालों में मिले हुए हैं, इन स्थलों से। चलिए, सभ्यता का नामकरण जो हम बता रहे थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में मान्य जो है वो क्या है, जैसे प्रोटो एस्ट्रोलाइड है, ठीक है। ये सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति, ठीक है, मध्यम भारत में SC/ST के रूप में विद्यमान है, ठीक है। SC/ST जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड के ही माना जाता है। जैसे भूमध्य सागरीय। दूसरा पॉइंट, सर्वमान्य द्वारा इस जाति को सभ्यता का निर्माता मान्य जो दक्षिण भारत में विद्यमान है। आप देखिएगा कि डाउन में साउथ में जो है आपको अभी भी ये जातियाँ वहाँ मिलेगी। मंगोलाइड हैं। मंगोलाइड विशेषतः ये हिमालय प्रदेशों में रहते हैं। जैसे भारत और म्यांमार की जो सीमा है ना, देखिएगा मैप में, तो वहाँ ये जातियाँ मिलेगी। आज भी ये जातियाँ मौजूद हैं, जैसे चटगांव है। सिक्किम में भी, असम के क्षेत्र में भी कुछ जातियाँ ही मिलती हैं। अल्पाइन विशेषता, सिंधु प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में निवास करती हैं। चलिए अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा। सिंधु वासियों के द्वारा प्रथम बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने के कारण कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो मतलब कि उसकी क्या विशेषता देखिएगा कि उसमें है। आप इसको फिर अलग दूसरा डायग्राम बनाइए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला तो परिचय हो गया, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन आज भी इसका बहुत बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे मतलब कि इस परिवेश में। जितनी आप देखिएगा कि नगर नियोजन इतनी विस्तृत है कि आज भी हमारे इतने वैज्ञानिक हो गए, इतना हम सब विकास करने के बाद भी उतने कुशल तरह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसको किया जाए तो बहुत कुछ हो पाएगा। चलिए सिंधु घाटी लिख लीजिए, उसके बाद आप डायग्राम बना के उसको आप 4-5 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। पहला पार्ट में नगर योजना लिखिए। फिर दूसरा पार्ट में देख लीजिए, स्क्रीन पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नगर नियोजन है। दूसरा आपको वास्तुकला या भवन निर्माण है। तीसरा टीला है। उसके बाद पशुपालन है और उसके बाद कृषि है, ठीक है। चलिए हम नगर नियोजन के बारे में जानते हैं, उसके पॉइंट में लिख लीजिए। चलिए देखिए, जाल एवं ग्रिड पद्धति पर आधारित। ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति वो होती है जो भी समकोण पे होता है, जैसे 90 डिग्री पे आके सभी जो कटती है ना, जैसे वहाँ की नालियाँ जो बनती थी वो 90 डिग्री के कोण पर बनती थी, ठीक है। तो उसी को हम लोग ग्रिड या जाल पद्धति कहते हैं। जैसे आप दूसरा पॉइंट में दे सकते हैं ग्रिड या जाल पद्धति, उसमें दूसरा पॉइंट में समकोण पर काटती हुई सड़कें। वहीं जो सड़कें थी उसी के बगल में नालियाँ बनी हुई थी। और जो नालियाँ बनती थी, इतना देखिए उस समय वो ढक्कन, उस पर एक ढक्कन लगाया जाता था, वो ढक दिया जाता था, खुले नालियाँ नहीं रहती थी। सड़कें के किनारे प्रकाश व्यवस्था थी, ठीक है। देखिएगा ईंट उपयोग किया जाता था, कच्ची, पक्की, फनीदार, अलंकृत, एल आकार की ईंटें। कच्ची ईंटें जैसे रक्षा दीवार, चबूतरा और सड़क के उपयोग में किया जाता था। पक्की ईंट जो है विशाल भवन निर्माण में किया जाता था। फनीदार ईंट जल निकासी हेतु किया जाता था। अलंकृत ईंट केवल कालीबंगा के फर्श में किया जाता था। एल आकार मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से नालियों हेतु थे, ठीक है।
उसके बाद आप चौथा पॉइंट में डाल सकते हैं नगर नियोजन में कि सभी नगर लगभग दो भाग में विभाजित थे। धौलावीरा अपवाद था जिसमें उसको तीन भाग में विभाजित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट इसी में लिखिए, नगर नियोजन में सड़क किनारे नालियाँ तथा सफाई हेतु नरमोखे, जैसे कि मेन होल जैसे बनाया जाता है ना, वही है, देख सकते हैं। उन्नत जल प्रबंधन है, ठीक है। उसके बाद लिखिए लगभग हर घर में बड़े प्रांगण और स्नानागार बनाए जाते थे, जो आंगन था ना उसी में बनाया जाता था। चलिए उसका अब नगर नियोजन के बाद वास्तु कला एवं भवन निर्माण में देखिए दूसरा एक लिखिए डायग्राम के दूसरा एथी में फेज में देखिए पहला पॉइंट, आरंभिक सिंधु वासियों द्वारा ये हुआ शुरू किया गया। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, विशेष से नगर विन्यास के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद फोर्थ में देखिएगा नगर रक्षा के लिए मजबूत प्राचीर बनाए जाते थे, जो उस समय भी देखिए हमला उमला के चक न हो जाए इसलिए बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। घरों का निर्माण एक सिद्ध में किया जाता था, सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। जैसे आज के घर को देखिएगा कि इधर उधर कहीं कहीं बनाया जाता है, लेकिन उस तरह उस समय नहीं था, एक सिद्ध में सड़कों का निर्माण किया जाता था। भवन दो मंजिले, घरों में कई कमरे होते थे, रसोई घर, स्नान घर तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी, ठीक है। अब चलिए टीला, नियोजित शहरी केंद्र, उस टीला के नीचे लिखिए नियोजित शहरी केंद्र। उसके बाद उसको पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर और उसके पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर होता था। पश्चिमी टीला जो होता था ऊपरी दुर्ग दुर्ग टीला बोलते थे, जहां आपको देखिएगा कि शासक और पुरोहित वर्ग रहते थे। अब पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर होता था, नगर टीला कहलाता था। उसमें व्यापारी नागरिक शिल्प और शिल्पी वर्ग होते थे, ठीक है। एक और बाद में जो था आपको देखिएगा धौलावीरा में था, तो वहाँ पे आपको थर्ड तीसरा तीन भागों में विभाजित था, तो वहाँ मतलब कि अछूत वगैरह टाइप के मान सकते हैं कि वहाँ रहते थे। चौथी वहाँ पशुपालन की स्थिति क्या थी। पशुपालन देखिएगा कि हाथी घोड़े के परिचय, किंतु पालतू नहीं, कुत्ते बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे सबसे देखिएगा कि पहला पालतू जानवर आपको कुत्ता ही था, ठीक है। गैंडा, भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण आंध्री से मिला है, ठीक है। अन्य पशुओं के भी जानकारी मिलती है, ठीक है, लेकिन गाय की जानकारी, गाय का साक्ष्य अभी मिला नहीं है, लेकिन बैल का मिला है, लेकिन गाय का नहीं मिला है। चलिए आगे हम कृषि देखते हैं। जैसे कृषि में चावल उत्पादन के साक्ष्य आपको लोथल से मिला है, लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिला है, ठीक है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी से रागी के साक्ष्य मिले हैं। कपास उत्पादन में सिंधुवासी प्रथम हल के प्रयोग अब देखिएगा किए हैं। कालीबंगा में जूते खेत और सरसों के साक्ष्य मिला हुआ है, और बनवाली से जौ के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसमें आप देखिएगा कि क्षेत्र सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र एवं समृद्ध पुरा स्थल, देख उसको आप क्या करिए क्षेत्र बांट दीजिए और संबंध पूरा स्थल लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आगे हम देखते हैं। चलिए इसमें है क्षेत्र में आपको अफगानिस्तान हो गया, जैसे आप देखे होंगे कि अफगानिस्तान में हम लोग एक स्थल देखे थे, कौन सा स्थल था, सुतगोई था, देखे थे। चलिए आगे हम लोग बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान आपको वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ से भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, जैसे कुल्लू है, मेहरगढ़ है, सुतकेंगनटोर है, सुतकाहगो है, बालाकोट है इत्यादि शहर आपको देखने को मिला है। वहाँ उसके नीचे देखिएगा कि सिंधु हो गया, कोटदी, यामरी, मोहनजोदड़ो, यमेर, ममरी मुराद है, जून रोड है,
ये शब्द है गुजरात में। देखिएगा कच्छ का रण है, कच्छ के रण और काठियावाड़ दो क्षेत्र है। जैसे कच्छ के रण में धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा है। काठियावाड़ प्रदेश में लोथल, रंगपुर, ओरजी, मालवन और भगवतराव है। जैसे राजस्थान में कालीबंगा। वहीं हम लोग जो पहले मैप में देखे थे वहीं सब स्थल हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखिएगा कि हम लोग बांटे उसको चार चार क्षेत्र। जैसे कि हम मैप में है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ। जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट जैसे क्षेत्र हैं उससे आप देख लीजिए बांट सकते हैं। जैसे बालाकोट के लोथल है, नागेश्वर से सूतकांगे डोर है। ठीक है, इसको देख सकते हो। चलिए हड़प्पा, हम लोग एक एक अब स्थल जो है उसको देखते हैं, स्थल के स्थल के हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए हड़प्पा को अब ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। चलिए थोड़ा हम लोग अब तेज़ी में भी खींचेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, चलिए हड़प्पा, हड़प्पा को आप क्या कीजिए, उसको चार जैसे डायग्राम बनाया गया है ना, उसको चार के थी में बांट दीजिए। ठीक है, और बांट दीजिए। जैसे भौगोलिक स्थिति, हड़प्पा स्थल जो हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है। जैसे भौगोलिक स्थिति हो गया, उसको टीला, खोजकर्ता, प्राप्तकर्ता में बांट दीजिए। ठीक है, चलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या, ये रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। ठीक है, उसको अब देख सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। टीला, टीला हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्व टीले को नगर टीला, जो पूर्व क्षेत्र में है उसे नगर टीला, तथा पश्चिम टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, टीला वाला में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर द्वारा माउंट ए और बी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब खोजकर्ता इसका कौन है, जिसे देखिएगा कि दयाराम साहनी ने 1920-21 में इसकी खोज किया था। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे 1920 और 21 में इसका खोज किए थे। उसके बाद एक और आए, माधव स्वरूप वत्स भी है, उन्होंने 1933-34 में खोज की। मार्टिन व्हीलर भी 1946 में इन्होंने लेकिन देखिएगा कि मार्टिन व्हीलर जो थे बहुत व्यापक तौर पे खोज किए थे। ठीक है, बहुत उन्होंने किया था। आगे हम लोग चलिए प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला हमको वहाँ से वो देखते हैं। चलिए श्रमिक निवास, पहला पॉइंट डालिए, श्रमिक निवास के साक्ष्य मिलते हैं। उसके 16 भटियाँ मिली हैं, धोती पहनने मूर्ति का एक साक्ष्य मिला है, अनागार मिला है, कब्रिस्तान R37 मिला है। एक कब्रिस्तान था उसी को नाम दे दिया गया। ठीक है, शंख का बना बैल मिला है, कांसे का इक्का एवं दर्पण मिला है, मंजूसा मिला है, बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा दिक्कत हो गया, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो में हम लोग आपको भौगोलिक स्थिति, सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति क्या है। किसी भी क्षेत्र का देखिएगा कि अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना तो उसमें देखिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति लिखते हैं। जैसे स्टेटमेंट देने के बाद आप भौगोलिक स्थिति डालते हैं तो थोड़ा उसका बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, और एग्जामिनर भी है तो उसमें नंबर देने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए सिंधु नदी
के किनारे था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में है। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट लिखिए। मोहनजोदड़ो का पॉइंट बांट लीजिए डायग्राम के माध्यम से, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, सड़क प्रणाली, टीला, खोजकर्ता, प्राप्तकर्ता। आप इसको देखकर बांट सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा, इसी में दिखाया डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, पहला हो गया ये भौगोलिक स्थिति हम बता दिए। सड़क प्रणाली दूसरा, सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम से संबोधित किया गया। दूसरा, मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ा जो मुख्यतः राजपथ के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, चलिए, टीला। टीला मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीला स्तूप टीला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम खोजकर्ता चलते हैं। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। ठीक है, अब मेन है इससे यहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिला, क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, पहला इसमें बृहत स्नानागार मिला है। ठीक है, फिरानागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली हुई है, कुम्हार के 6 मटके मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, शतरंज की गोटियां मिली है, दाढ़ी वाला साबु मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, पशुपति शिव के अंकन की मुहर मिली है। जॉन मार्शल द्वारा स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण से संबोधित किया गया है। उसके बाद पुरोहित का विद्यालय मिला है, गले हुए तांबे का ढेर मिला है, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, घोड़े के दांत मिला है, पुजारी की मूर्तियां मिली हैं। चलिए हम कालीबंगा को देखते हैं। आप नीचे डायग्राम बनाइए, डायग्राम को 4 भागों में बांट दीजिए। भौगोलिक स्थिति, टीला, खोजकर्ता और प्राप्त साक्ष्य। हम थोड़ा तेजी कर रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके बना सकते हैं, धीरा थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे तेजी नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, भौगोलिक स्थिति, घगर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद से हम देखेंगे जल्दी, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें कुछ काट छपट कर देंगे। चलिए, भौगोलिक स्थिति, घगर नदी राजस्थान में है। टीला में पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं। दूसरा, पश्चिम दिशा के दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त। थर्ड पॉइंट, पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए अब खोजकर्ता देखते हैं। खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, 1953 से 60 में इसकी खोज की थी। उसके बाद BS लाल एवं BK थापर द्वारा 1961 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। विशेषतः प्रथम ही जैसे होता है ना कि प्रथम ही खोजकर्ता का नाम पूछता है जनरली। UPSC में है तो UPSC जो क्वेश्चन बनाती है तो उसमें नाम ये दोनों दे देती है। ठीक है, इधर वनडे एग्जाम हो, जैसे BSSC हो, रेलवे हो, चाहे आपको क्या स्टेट PCS जो भी है, उसमें सब में यही इसी तरह ऑनलाइन करके पूछ देता है। चलिए, प्राप्त साक्ष्य में आइए। कालीबंगा से हल द्वारा जूते खेत, बेलनकार मुहर, पक्की मिट्टी की छत, सबसे पहले ज्ञात भूकंप से साक्ष्य, अग्नि कुंड या वेदिका के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ, आपको कच्ची एवं अलंकृत ईंट, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार हेतु। ठीक है, उसके बाद सिलखड़ी एवं मिट्टी के मुहरे एवं मृदभांड के साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चनहुदड़ों पे। चनहुदड़ों का चलिए 3 भाग में बांट लीजिए उसको, भौगोलिक स्थिति, खोजकर्ता और प्राप्त साक्ष्य। चलिए, सिंधु नदी इस चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसके खोजकर्ता गोपाल मजुमदार 1934 में किए हुए थे। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से देखिए, प्रथम पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं, पत्ती के आकार वाले ब्रांग मिले हैं। ठीक है, उसके गर्तावास मिला है, मेन है इसका गर्तावास। गहनों का जखीरा मिला है, चाक पनीर मृदभांड मिला है, मनका बनाने के कारखाना और भट्टी मिली है, अलंकृत हाथी मिली है,
खिलौना मिला है, लिपस्टिक। लिपस्टिक देखिए एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है, लिपस्टिक कहाँ से मिले थे, चंदोदड़ों से। वक्राकार ईंटें पूछा हुआ क्वेश्चन, वक्राकार ईंटें। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये भी देखिए मिल पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंधा है, गाड़ी है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस यहाँ से। जैसे इस नोट में है, यहाँ झुकस सागर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, एकमात्र संधव स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था। चंदोड़ दुर्गीकृत नहीं था, जो तुम बाकी जितने भी देखेंगे तो दुर्गीकृत क्या था, दुर्गीकृत मतलब कि उसको आज के जो हम लोग बाउंड्री बोलते हैं ना, वही है वो उस दुर्गीकृत। चलिए आगे हम लोग धौलावीरा पढ़ते हैं। धौलावीरा के चलिए 4 भागों में बांट लीजिए। भौगोलिक स्थिति, विशेषता, खोजकर्ता और प्राप्तकर्ता। जैसे भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति में खादिर बेत नदी जो है उसके कच्छ गुजरात में है इसका, ठीक है। बेत नदी जैसे उसको बेतवा नदी बोल देते हैं, खादिर बेत। चलिए विशेषता, आयताकार नगर जो है इसकी विशेषता है, नगर 3 भागों में विभक्त, किला, मध्य नगर और निचला नगर। जिसमें राजा मने जो होते थे तो पहले किले में रहते, दूसरे में व्यापारी वगैरह रहते थे, थर्ड में हो गया कामगार वगैरह मजदूरी इस टाइप के जो व्यक्ति हैं वो रहते थे। चलिए तीसरा पॉइंट में खोजकर्ता में आइए। RS बिष्ट हैं 1990 से 91 में, और दूसरा JP जोशी 67 से 68 में इसकी खोज की थी 1900। चलिए आगे प्राप्त साक्ष्य में चलते हैं। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था, इसकी सबसे विशेषता यही है। चलिए आगे, नगर उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला अभिलेख, ठीक है। खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंध। सबसे देखिएगा कि पूरे माने इतनी बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था कहीं नहीं थी, जितनी जल प्रबंधन व्यवस्था आज भी इतनी नहीं है। चलिए पॉलीसुधार श्वेत पाषाण खंड अधिक मात्रा में प्राप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग लोथल धौलावीरा हो गया, अब लोथल पढ़ते हैं। चलिए लोथल को 4 भागों में बांट लीजिए। पहला हो गया भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक विशेषता, खोजकर्ता और प्राप्त साक्ष्य। चलिए भौगोलिक स्थिति में भोगवा नदी गुजरात अहमदाबाद में है, वहीं पर स्थित है। विशेषता, पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह है। यह सर्वप्रथम जहाज़ों की गोदीवाड़ी जो होता है ना, वहीं जैसे आज में विशाखापट्टनम में, मुंबई में, ऐसे गुजरात में भी है, आपको देख लीजिएगा। जैसे चलिए खोजकर्ता रंगनाथ राव है, 1957 से 62 तक इन्होंने खोज की थी, खुदाई करवाई थी। चलिए प्राप्त साक्ष्य, अनागार है, सोने के मनके हैं, मन का कारखाना है, गोदीवाड़ी बंदरगाह बहुत फेमस है, आज भी है वहाँ पे। जहाज़ों की गोदी प्रमुख है। युग्म सावधान जो मृत्यु साथ में दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया जाता था, वही है। धान एवं बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के लघु मृण मूर्ति है, माने खिलौना टाइप के कह सकते हैं, खिलौना ही है। 3 युगल समाधियाँ, ठीक है, 3 युगल माने 3 व्यक्ति दफनाया गया है। इस ऊंचे चबूतरे का निर्माण, रक्षा प्राचीर, दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार, जहाज आवागमन हेतु फारस की मुद्राएं मिली हैं। तो ये तो इंटरनेशनल माने व्यापार होता था तो मिलना जायज़ है। चलिए आगे हम रोपड़ देखते हैं। रोपड़ को भी 4 भागों में बांट दीजिए। आधुनिक नाम रूपनगर है इसका। भौगोलिक स्थिति आपको सतलज नदी पंजाब भारत में है। भारत देखिए पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, एक भारत में भी है, तो वहीं भारत वाले सतलज नदी पंजाब वाला है। एकदत्त खोजकर्ता एकदत्त शर्मा है, 1953 से 56 में। प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से देखिए क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, सेख की चूड़ियाँ, कुत्ते के को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य, सिलखड़ी के मुहरे, चट के बटखरे, तांबे के बनाग्र तथा कुल्हाड़ी मिला है, मृदभांड मिला है, छुरा मिला है। चलिए आगे देखते हैं दाइमाबाद देखते हैं। देखिए दाइमाबाद
दाइमाबाद देख आगे, चलिए उसको भी 4 भागों में बांट लीजिए। भौगोलिक स्थिति, विशेषता, खोजकर्ता और प्राप्तकर्ता। चलिए, अहमदाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। विशेषता, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक है। उसके बाद चलिए खोजकर्ता, M.N. देशपांडे हैं, 1958-59 में इन्होंने खोज किया था। उसके बाद S.R. राव हैं, 74-75 में 1974-75 में किया था। S.A. सली हैं, 1976 से, ये सब हैं। लेकिन देखिएगा कि प्रथम खोजकर्ता आएगा तो ये M.N. देशपांडे हैं। इसमें ज़्यादा विशेष ये है कि पूछता है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे है, कहाँ है, उसमें क्या क्या। खोजकर्ता बहुत कम जो प्रमुख होते हैं उन्हीं का पूछता है। चलिए आगे, प्राप्त साक्ष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड एवं गैंड की आकृतियाँ मिली हैं, ये हो जाएगा। सिंधु लिपि के मोहर मिले हैं। मृदभांड, तस्करी, प्याले, ये सब मिले हैं। सिंधु प्रकार का मानव समाधान मिला है। घर वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार होते थे। अल्पमूल्य रत्न मिला है। लघु अस्मक मिला। ताम्र की सुई, टूटा हुआ चाकू, कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हुए हैं। चलिए आगे रंगपुर देखते हैं। रंगपुर में है भौगोलिक स्थिति, खोजकर्ता, प्राप्तकर्ता। भौगोलिक स्थिति में आप देखिएगा कि अहमदाबाद के गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद खोजकर्ता में देखिए खोजकर्ता में माधव स्वरूप वत्स हैं, 1931 में इन्होंने खोज किया। उसके बाद रंगनाथ नाव ने भी 1953-54 में इसकी खोज किए थे। प्राप्त साक्ष्य क्या है, देखिएगा कि कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, कलश सावधान मिला है, चावल मिला है, बाजरा एवं ज्वार की खेती के साक्ष्य मिला है, नालियाँ मिला है, पत्थर के फलक मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। चलिए सूर्यकोटता देखते हैं। तेजी कर रहे हैं, नहीं तो लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लोग इसे थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, चाहे थोड़ा फास्ट देख लीजिए, बताइएगा कमेंट करके कि क्या है, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए सूर्यकोटता, भौगोलिक स्थिति जी, उसको भी 4 भागों में बांट दीजिए। विशेषता, खोजकर्ता, प्राप्त करता है। चलिए भौगोलिक स्थिति में कच्छ गुजरात में है। विशेषता, नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास के क्षेत्र में विभक्त है। खोजकर्ता JP जोशी हैं, 1954 में इन्होंने खोज की थी। प्राप्त साक्ष्य, घोड़े की हड्डियाँ, देखिए यही सूर्यकोटता है, मात्र एक स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। कलश सावधान है, पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे हम बनवाली पढ़ते हैं। बनवाली को देखते हैं। बनवाली, चलिए उसको भी 4 भागों में बांट लीजिए। भौगोलिक स्थिति, विशेषता, खोजकर्ता, प्राप्तकर्ता। चलिए भौगोलिक स्थिति में आइए। रंगोई नदी फतेहाबाद हिसार हरियाणा में है। ये विशेषता नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें। सिंधु संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हैं यहाँ से भी, प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तर सिंधु। खोजकर्ता इसके RS बिष्ट, 1973 में 74 में इन्होंने खोज किया था। प्राप्त साक्ष्य, लाजवर्द तथा कर्नेलियन के मनके, ठीक है, हल की आकृति के खिलौने मिट्टी के मिले हुए हैं। देखिए बनवाली से तो महत्वपूर्ण है ये। तांबे के बनागर मिले हैं, मोहरे एवं बटखरे मिले हैं, जौ मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। एक मकान के धावन पात्र मिले हैं, अग्निवेदिका मिला है। एक कसौटी विभिन्न रंगों के सोने के परते चढ़ी मिली है। बकराकार ढांचा संभवतः मंदिर है। लघु नारी मूर्तियाँ मिली हैं। सड़कों, नाली और मोमरियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता के नवीनतम स्थल भी मिले हुए हैं। ठीक है। चलिए स्थल में देखते हैं। सोनौली मिला है, अभी वर्तमान में सोनौली मिला है, जो बागपत उत्तर प्रदेश में है। अभी जारी है, 2017 में मिला था आपको। दूसरा नहीं, सोनौली जो है बागपत उत्तर प्रदेश में है, शोध जारी है उस पर। एगो है समचाना है हरियाणा में, जो 2017 में मिला था। कुनाल भी है हरियाणा में, 2017 में मिला था। बालाथल है राजस्थान में, 2017 में मिला था।
बेजलकार गुजरात में है, 2016 में मिला था। बोतड़ा गुजरात में है, 2016 में मिला था। बिजनौर जो है राजस्थान, एगो बिजनौर जो देखिएगा राजस्थान में है, आपको 2015 में मिला था। हुलास मेरठ उत्तर प्रदेश में 2018 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अन्य हड़प्पन स्थल आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कोटजी है, सिंधु नदी के किनारे है, इसके फजल अहमद ने खोज किया था। और उसके बाद मांडा है, चेनाब नदी पर जेपी जोशी ने 1982 में किया, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अलमगीरपुर हिंडन नदी एकदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। भगवानपुरा है, सरस्वती नदी के किनारे, जेपी जोशी ने किया था, हरियाणा में है यह भी। सुतकांगे डासक नदी में है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बालाकोट कुनूर पाकिस्तान में है। ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता के इतिहास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी फायदा करेगा। अगर स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो। चलिए इसको सामाजिक स्थिति को सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति बांटिए, उसको सामाजिक और आर्थिक बांटिए। सामाजिक दो भाग में पहले बांट लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक को भी फिर दो भाग में बांट लीजिए, कृषि एवं पशुपालन एवं व्यापार एवं वाणिज्य। चलिए सामाजिक स्थिति में हम लिखते हैं पहला पॉइंट, स्त्री की मृण मूर्ति अधिक प्राप्त होने के कारण समाज मातृसत्तात्मक होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता साक्ष्य मिले हैं लेकिन है नहीं, मातृसत्तात्मक समाज है नहीं। पासे के खेल एवं योगासन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। लोग खाली समय में उपासे खेलते वगैरह थे, योगासन करते थे, यही सब। कांस्ययुगीन सभ्यता लोहे से अपरिचित थे, लोहा के ज्ञान नहीं थी। हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान समाधि R37 से संबंधित बहुत सारे कब्र मिले हैं, उसी को नाम दिया गया है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, रोपड़ जो है स्थल, वहाँ से कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से पुरोहितों के मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पशु बलि की प्रथा प्रचलित, 3 प्रकार के सावधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मातृ देवी की उपासना मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। 3 प्रकार के सावधान आपको देखिएगा कि लोथल वाला क्षेत्र जो था ना वहीं से मिला है। मातृ देवी की उपासना मूर्ति पूजा के साक्ष्य, श्रृंगार प्रसाधन, सिंदूर, लिपस्टिक जो मिला है, ठीक है। इसको सामाजिक स्थिति में दे सकते हैं। चलिए एगो नोट्स है जैसे कि व्हीलर महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। मतलब कि जनतंत्र, मतलब कि जैसे कि आज जनतंत्र जैसे कि चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है उसके माध्यम से, वहीं कहने का मतलब सेंस है। हंटर महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता में शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। चलिए कृषि तथा पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्यम कृषि था। मुख्य खाद्यान्न जौ तथा गेहूँ था। दूसरा पॉइंट, तीसरा चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। चौथा पॉइंट, सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। अगला पॉइंट, कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों का साक्ष्य मिला है। उसके अगला पॉइंट, हड़प्पा और चनहुदड़ो में तांबे कांसे की आकृति की बैलगाड़ियाँ मिली हैं। अगला पॉइंट, कपास मुख्य फसल के रूप में प्रयुक्त आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। अगला पॉइंट, सेंधव मृदभांड मुहरों पर के प्राप्त चित्रकारी से पशु पक्षियों के पालतू होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट, मोहरों पर कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट, पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, बिल्ली, खरगोश आदि के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला पॉइंट, सिंधु क्षेत्र की उर्वरता का विशेष कारण संभवतः सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ है। चलिए अगला पॉइंट, सिंधुवासी द्वारा गेहूं एवं जौ के अलावा राई, मटर भी उपजाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े
कोठारों में जमा करने के साज। चलिए अगला पॉइंट, पशुपालन में कुंवड़ वाला सांड विशेष रूप से प्रिय। अगला पॉइंट, गधे तथा ऊंट का उपयोग बोझ या वस्तु लाने ले जाने से संभवतः। चलिए अगला पॉइंट, घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह लोथल या सूतगोरगा से प्राप्त। चलिए अगला पॉइंट, हड़प्पा लोग हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। चलिए अगला पॉइंट, मिट्टी हल बनावली से जो मिला है। चलिए व्यापार तथा वाणिज्य। वाणिज्य व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल मुख्यतः व्यापारिक केंद्र, कुछ क्रय विक्रय हेतु वस्तु विनिमय प्रणाली थी। चलिए चौथा पॉइंट, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत पैमाने के बने तराजू के पलड़े प्राप्त। अगला पॉइंट, बाट मुख्यतः घनाकार, कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार और वार्तुकाल आदि। चलिए अगला पॉइंट, व्यापार के साथ साक्ष्य बड़े कोठरों के अलावे बड़े भूभाग से ढेर सारी मिट्टी की मुहरें, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल से। चलिए अगला पॉइंट, हड़प्पाई लोगों द्वारा पत्थर, धातु तथा हड्डी के व्यापार के साक्ष्य। चलिए अगला पॉइंट, पहिया के परिचय। अगला पॉइंट, हड़प्पाई लोगों का संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से होने के साक्ष्य। अगला पॉइंट, दजला फरात के नगरों के साथ व्यापार होने के संग। दजला फरात आपको ईरान इराक जो क्षेत्र है वहीं पे था। चलिए मेसोपोटामिया से भी हड़प्पाई मोहरों के साक्ष्य। ये हड़प्पाई इजिप्ट जो क्षेत्र है ना वो मिस्र वगैरह वहीं का है। चलिए अगला, हड़प्पाइयों द्वारा लाजबत मणि के व्यापार के साक्ष्य। अगला, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार की चर्चा। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। चलिए अगला पॉइंट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मध्यवर्ती व्यापारी केंद्र दिलमुन और मकान उल्लेख हैं। चलिए सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं और शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धार्मिक उसको भी दो पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेजी में थोड़ा खींचने का कारण है कि समय ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए। चलिए उसको सिंधु सभ्यता का इतिहास में जैसे धार्मिक एवं कला शिल्प है उसको दो बांटों में बांट लीजिए। एक धार्मिक स्थिति है और एक कला एवं शिल्प उद्योग, ठीक है। चलिए सिंधु, पहला पॉइंट धार्मिक स्थिति में लिखे, सिंधु वासियों द्वारा मानव, पशु तथा वृक्ष की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। जिस मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग, योनि, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। चलिए अगला पॉइंट, धार्मिक दृष्टिकोण का आधार, यह लौकिक तथा व्यवहारिक है। तो अगला पॉइंट, भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास। अगला पॉइंट, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य जो संभवतः सूर्य पूजा के प्रतीक। चलिए अगला पॉइंट, लोग यज्ञ से परिचित एवं पूर्व जन्म में विश्वास। कुंवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों द्वारा विशेष रूप से पूजनीय। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो के मोहर पर पद्मासन मुद्रा में 3 मुख वाले पुरुष का अंकन, जिसके सिर पर 3 सिंह अंकित तथा इसके बाईं ओर गैंडा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, बाघ एवं आसन के नीचे हिरण अंकित एक पशुपति के आदि रूप में अंकित है, जिसका लोग अनुमान यह लगाते हैं कि ये शिव की प्रतिमा रही होगी। चलिए अगला पॉइंट, पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में प्राप्त। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे का उत्पन्न होना उर्वरता की देवी का प्रतीक। चलिए अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता से ताबीज प्राप्त। अगला पॉइंट, कालीबंगा, लोथल एवं बनावली से अग्नि वेदिका के साक्ष्य। तो अगला पॉइंट, बलि तथा प्रथा का साक्ष्य चंद्रदोड़ो से मिला है। चलिए कला एवं शिल्प उद्योग में आइए, लिखिए पहला पॉइंट, खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण, सुई, तकली जैसे। अगला पॉइंट, सिंधु से पटुए के साक्ष्य। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त
पुरोहितों मूर्ति पर तिप्तियाँ अलंकरण, सैंधव लोग रंगाई के कार्य में परिचित। अगला पॉइंट, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, मोहरों का निर्माण, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण आदि का प्रमुख उद्योग धंधे प्रचलित। शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत से भी उपकरण बनाने के साक्ष्य मिले हैं। नवनिर्माण, ईंट उद्योग, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, प्रधान सामग्री आदि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन, जैसे कांसा को बनाया जाता था, तांबा प्लस ईंट टीन को मिला के बनाया जाता था। चलिए, हड़प्पाई स्थलों में कांसे के औजार और हथियारों में टीन की मात्रा कम। अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पियों में कसेरों कांस्य शिल्पियों का स्थान महत्वपूर्ण। कसेरों द्वारा प्रतिमाओं तथा बर्तनों के अलावा कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और आदि है। चलिए अगला पॉइंट, बर्छा बनाने के साक्ष्य। चलिए अगला पॉइंट, ईंटों की विशाल इमारतों से राजगिरी के साक्ष्य। मिट्टी की मोहरें तथा पुतलियां बनाना महत्वपूर्ण शिल्प। चलिए अगला पॉइंट, स्वर्णकार द्वारा सोना, चांदी और रत्नों का निर्माण के साक्ष्य। अगला पॉइंट, हड़प्पाई कारीगर निर्माण के में निपुण थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं और लास्ट है, चलिए लास्ट ही है, अब देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिंधु सभ्यता के पतन एवं दिन के लिखिए। सिंधु घाटी के पत्ते दो, इसको भी बांट लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और सिंधु घाटी दिन क्या है। चलिए सिंधु घाटी हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के आंतरिक एवं बाह्य संतुलन के टूट जाने के कारण पतन हो गया। जैसे कि व्यापार एक दूसरे से, वहाँ जैसे मेसोपोटामिया से है तो वहाँ भी अब कुछ विकसित हो गए, तो इस टाइप को, जहाँ अगर कोई चीज़ की वस्तु की मांग, वहाँ आप पहले दूसरे जगह से मंगाते थे, अब हम खुद जा रहे हैं या बना रहे हैं तो वहाँ से लाने की इस आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, जिससे वहाँ का व्यापार के साथ संबंध टूटता है, वही कहने के कारण है। चलिए दूसरा पॉइंट, पश्चात काल में सभ्यता का नगरीय चक्र से पुनः ग्रामीण चक्र में प्रवेश हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन में के विभिन्न विद्वानों का मत है। इसके पतन में लोगों ने अलग अलग मत दिए हुए हैं। जैसे विद्वान में पहला विद्वान है गॉर्डन चाइल्ड्स एवं ह्यूलर। इन्होंने कहा कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण ही इसका पतन हुआ। जॉन मार्शल, मैके एवं एस.आर. राव द्वारा इसे बांड के द्वारा बताया गया। ओरल स्टाइन एन एसन घोष द्वारा जलवायु परिवर्तन बताया गया। M.R. सहनी जो थे, उन्होंने कहा कि भूगर्भिक परिवर्तन। जॉन मार्शल साहब ने कहा प्रशासनिक शिथिलता। कि U.R. कनेडी जो थे प्राकृतिक आपदा का बताए थे। चलिए और अगला है सिंधु सभ्यता की देन। चलिए सिंधु सभ्यता की क्या देन थी। इस सभ्यता के भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन एवं लिपि पर अमिट प्रभाव पड़ा है। जैसे चलिए आगे लिखते हैं दूसरा पॉइंट, दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली। तीसरा खान पान, वेशभूषा। अगला पॉइंट वेशभूषा, रहन सहन। अगला पॉइंट इका गाड़ी एवं बैलगाड़ी। अगला पॉइंट आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। अगला पॉइंट उत्तम नगरीय प्रबंधन तथा स्वच्छता विशेष रूप से महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट नगर नियोजन तथा नालियों की व्यवस्था। बहुदेववाद का प्रचलन। अगला पॉइंट मातृदेवी की पूजा। उसके बाद शिव पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि के प्रतीक, पशुओं का धार्मिक महत्व, ताबीज तंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, चित्रात्मक लिपि अभी तक अपठनीय है। चलिए इस तरह तो बहुत लंबा नहीं हुआ, चलिए मात्र 1 घंटे के आसपास में हो गया, नहीं तो आप जब इसको क्लास में पढ़िएगा तो इसको 5-6 क्लास लग जाते हैं इसको पढ़ने के लिए, समझें। चलिए थैंक यू गाइज, और इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी इसमें कमियां हो उसको बताइए, आगे इसको पूरा किया जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।